158 158 पे था एग्जाम्पल में, बट यहाँ पे मैंने बोला था जी 4 बंदे +4:1 के रेशियो में सुपरवाइजर है, काम करे नहीं करे एक सुपरवाइजर रखने का जरूरत है। जैसे ही 5वां बंदा आप हायर करोगे आपका जो सुपरवाइजर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉस्ट विल गो। चौथा पे वहां रहेगा, जैसे ही 5वां पे जाएगा ये ऐसे प्राइस शिफ्ट हो जाता है, तो ये 5 पे यहाँ पे आ जाता है कॉस्ट, और फिर ये अंटिल 8 तक जाएगा। फिर उसके बाद अगर चेंजेस होगा तो फिर चेंज होगा। दिस वाज जस्ट अ रिकैप। अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। आई विल टेक सम ऑफ द एग्जांपल नाउ। स्क्रीन नहीं आ रहा, बोल लेते हैं, स्पीकर पे तो होते हैं हम लोग। तो अभी तक जो हमने बातें करी हैं उस बात को समझने में कोई दिक्कत है क्या? तो स्क्रीन मिस हो गया। अभी आ रहा है मिनाज भाई। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। नहीं, पुराना वाला पे जो अभी मैंने 3-4 कॉस्ट का डिस्कशंस के बारे में बात किया, तो उस पे कोई डाउट है? अभी तारीख है, उस पे चलेगा? नहीं एक ही नहीं, हॉक हॉक लखी समिति अजय एक बैग আছে। वाइली बीजी नहीं, रोशन भाई कुछ याद है कौन सा पेज था? ये था ना, क्या नाम था? थर्टीन। इसमें ऐसे तो याद नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ऐसे लिख के शायद खोज पाएंगे। मिक्स्ड, फिक्स्ड, वेरिएबल, मिक्स्ड। मिक्स्ड, फिक्स्ड, कॉमा ये सर 113 देखे पेज 113 ना? जी। चले, नहीं कुछ आगे है? पता नहीं, शायद ये दूसरा होगा फिर। चले खैर, अपने वो देख लेते हैं, क्या नाम है, सेक्शन डी कहां पर से आ रहा होगा?
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो ये इसी का पार्ट है मेनली, हमको लग रहा है। हाँ जी, मिल गया। ये वाला सवाल थे कुछ शायद, ये सवाल हमने प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, बट फिर भी मैं एक बार आप लोग के साथ में ये सवाल करता हूं कि क्या हम लोग, नहीं यहाँ पे है, हाँ ठीक है, यानी इसका मतलब पेज नंबर 71 एक बार लिख के रख लेते हैं। डन हो गया। तो अभी मैं एक कॉस्ट ले रहा हूं, अब आपने हमको बताना है, पहले तो मैं एक यूनिट लेवल ले रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? हाँ चार, हाँ चार, ये चारों रूल, दैट इज, ये 4 रूल पेस्ट होगा। तो जब एक सवाल अभी लिखूंगा देन आई विल पेस्ट इट। सर अभी सेक्शन डी चल रहा है ना? सेक्शन डी चल रहा है भाई साहब। ओके सर। सेक्शन डी से ही हमने स्टार्ट किया है, तो आप इतना ओके। कुछ नहीं सोचे। ठीक है सर, ठीक है। तो कॉस्ट टाइप है, कॉस्ट का नाम है ए बी सी, 3 कॉस्ट है हम लोग के पास अभी। उसके बाद यूनिट का प्रोडक्शन है, यूनिट प्रोडक्शन है 1000, 2500 और 3000। उसके बाद ए का जो कॉस्ट है वो है 15,000 हर इसमें। इसका कॉस्ट है अब मेरे को बताना है कि ये तीनों के कॉस्ट का नेचर क्या है। तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप लोग अपने आइडिया के हिसाब से हमको ये बताएंगे कि ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। बताएं भाई, आप लोग बताएं। फिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएबल ये 1500 है भाई। 1500। ओके सर जी। अब बताएं। फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल। तो सबसे पहले आप जो है स्नेल भाई मेरे को अपनी लॉजिक बताएं, आपने इसको कैसे सॉल्व किया है, कैसे आपने बोला ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, कैसे ये सेमी वेरिएबल है, आपने इसको कैसे सॉल्व किया, मतलब अपने दिमाग में कैसे लाया?
बताएं सर। अनीस भाई बताएं भाई। हेलो। यस, जिस बताएं ना। सेम है, फिक्सर वेरिएबल सेमी वेरिएबल। हाँ पर रीजन तो दें ऐसा। फिक्सर रीजन तो पूरा यूनिट्स में सेम है, ये वाला पहला, हाँ 115। पहला है कि फिक्स्ड इज सेम, तो ऐसे लिखना है टोटल फिक्स कॉस्ट इज सेम फॉर ऑल दी लेवल लेवल within the विद इन द रेंज। रेंज। चले सेकंड आंसर बताएं। सेकंड, यूनिट यूनिट पर कॉस्ट सेम है, फिक्स्ड है तो हम पहले बोलेंगे पर यूनिट। आई विल चेक फॉर सेकेंड कि मेरा पहला जो क्वेश्चन होगा, डू इसका जो टोटल कॉस्ट जो है क्या सेम है, पहला क्वेश्चन ये होगा हमारा। अगर ये सेम नहीं है देन वी विल गो फॉर द एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। देन आई विल गो फॉर द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो मैं लिखूंगा एवरेज कॉस्ट per unit is same. It means it is variable cost. Now मैं इस पे क्या सवाल पूछूंगा, what question I will ask? पहला, टोटल कॉस्ट सेम है, तो मेरा आंसर है नहीं। फिर आई विल चेक एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या है, बट आई विल चेक एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या है। It means I can answer कि average cost per unit is not same। इसका मतलब क्या है, neither fixed nor variable, so semi variable, so semi variable। Actually this is the logic, this way you have to interpret। ओके तो ये एक छोटा सा सवाल है। अब बात आता है कि मेरे से सवाल है अभी जिसमें बोलता है कि रॉ मटेरियल, सो दिस इज द ट्रिक, दिस इज द रीजनिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, जिसके बेस पे यू हैव टू आंसर, सो दैट आपके आंसर में गलत होने का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा, देयर विल बी नो स्कोप। ठीक है, एक कंपनी है मैक लिमिटेड, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। रॉ मटेरियल पे 200,000, रॉ मटेरियल 200,000, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 100,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है 200,000, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 150,000, लिखा हुआ है ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, यहाँ पे ये दिया हुआ है ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल एक्सेप्ट 100K of manufacturing overhead, except 100K of manufacturing overhead। ठीक है जी। और ये जो कॉस्ट है ये है कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर 100,000 यूनिट।
नाउ हमको आप मेरे को कॉस्ट बता के दे, टोटल कॉस्ट फॉर 110,000 यूनिट। Hundred 10,000 unit. Can somebody do this question or no? जी भाई, सब आदमी अपना रीजनिंग के साथ करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कैसे Miraj bhai, can you make it in financial format? ओए होए, क्या बात है, अरे जबरदस्त। आई मेक इट भाई, आई मेक इट। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया, अभी अभी आया बस। बस पहला ही सवाल कर रहा हूँ। मैक लिमिटेड हैज अ प्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ 1 lakh यूनिट्स। नाउ ही इज आस्किंग द कॉस्ट फॉर 110,000 यूनिट्स। कैन यू एडवाइज हाउ मच वुड बी द कॉस्ट? $540। भाई 1 लाख यूनिट का 650 है और 1,10,000 का। सेलिंग भी कंसिडर करना। भाई हमको टोटल कॉस्ट बताएं। हम आपसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं मांगा है। 705। गलत है। 705। गलत है। गलत। मेहर भाई, आप क्या मांग रहे हो? टोटल कॉस्ट? जी भाई, 750। 715,000। ये वाला आंसर दे रहे हैं आप लोग? जी सर। भाई तो वो बोला गलत मेरा बोलते हैं। दियो भाई। 705। मैं कर रहा हूँ सर। स्नेहल भाई दियो भाई, कुछ भी आंसर दियो, गलत सही, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। मैं बताया पहले 705। अभी चेक होगा भाई, अभी इधर ऑप्शन लिखा रहा भाई। ऑप्शन 705,000। जी एक आदमी का हम वेट कर रहा है, तौहीद भाई का। नहीं मिराज भाई, वही है सर, सही। वही क्या नंबर बोलिए ना? वो 705। स्नेहल भाई बताएं। यस सर। गिव मी द आंसर। टोटल कॉस्ट 760,000। 715 है मेरा भाई। मिराज भाई, आपने वेरिएबल पूछा नहीं क्वेश्चन। सीएमए का क्वेश्चन है भाई, मैं अपने पास से नहीं दे रहा। सीएमए का क्वेश्चन है और सीएमए में लिखा हुआ था 100,000 यूनिट के लिए आपका 6,50,000 रुपया कॉस्ट आता है। आपको 115,000 यूनिट का कॉस्ट बताना है। दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन को सबसे पहला जो आपकी जो आपने तो 115 नहीं, आपने 110 बोला था। अच्छा, तो 110 कर ले रहे हैं, सॉरी 110 कर रहे हैं। इसका मतलब ये डिवाइड बाय दिस, ये 220 आ जाएगा।
ये 110 आ जाएगा। इसमें एक तिक्रम है, तिक्रम ये है कि पहला 100,000 जो है वो सेम रहेगा। डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होगा, और दूसरा जो 100,000 है वो एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ओ अब हम इस पे बोला था, यहां पे लिख दिया था ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल एक्सेप्ट 100,000 ऑफ MOH। तो 705 जिन्होंने भी आंसर किया है दे आर करेक्ट, सुपर करेक्ट। सर ये रिपीट कर दें। कर दे रहा हूं भाई, देखिए 1,00,000 मेरे को जिलेबी देना पड़ेगा मिराज भाई, आप पहले वो बोला वो गलत है। जिलेबी तो जिलेबी चाहिए। ठीक है भाई, मैं तो सबमिशन चाह रहा था भाई, नहीं तो सब आदमी बैठ जाते ना। जिलेबी जिलेबी चलो डन रहा, दुबई आऊंगा तो दूंगा भाई। अब तो दुबई आऊंगा भाई मार्च में टीका लगा के। वेलकम। हाँ सी 200,000 इज द कॉस्ट फॉर 100 यानी 1,00,000 यूनिट का 2,00,000 रुपया कॉस्ट है। तो 1,10,000 यूनिट के लिए कितना कॉस्ट आएगा? सिंपल कैलकुलेशन है, 2,00,000 बाई 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 2,00,000 बाई 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 1,10,000, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट इसका एक्चुअल में कितना है जी? 2 रुपए का है। ठीक है, यानी अगर मैं एक लाइन इसमें इंसर्ट कर दूं तो हम बोल सकते हैं कि इसका पर यूनिट कॉस्ट क्या है? इसको हम बोल सकते हैं जी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपए का। उसके बाद इसका पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है कितने का जी? 1.10 रुपया। अब इसमें क्या है? इसमें जो है 1 रुपया वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, 1 रुपया फिक्स कॉस्ट लिखेंगे। इसको हमें स्प्लिट करके हमको लिखना पड़ेगा, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट जो होगा विद द चेंजिंग ऑफ यूनिट इट विल बी चेंज, बट ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये जो फिक्स कॉस्ट है इस पे हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे हमारा चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट बट विल नॉट चेंज। ठीक है, तो ये 1,00,000 का 1,00,000 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ये 150,000 हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट का था, तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला क्या लिखा जी? ये 150,000 डिवाइड बाई 100,000 यानी 1.5 रुपए का है, सॉरी 1.50 रुपए का है, तो 1,10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1,65,000 आएगा। टोटल में हमारा 705,000 हम टोटल कॉस्ट को बता देंगे। इसमें हमको लेने का मकसद क्या था? आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये आप बताओगे ये वाला जब कॉस्ट है तो इसको हम वेरिएबल बोलेंगे, लेकिन ये कॉस्ट है इसको हम फिक्स्ड बोलेंगे, और ये जब दोनों अगर कंबाइंड रहेगा तो हम मिक्स्ड बोलेंगे। ठीक है, मेरा बोलने का जो ऑब्जेक्टिव था इस क्वेश्चन को लेने का वो यही था कि आप डिफरेंशिएट कर सको और साथ में उसका क्या बिहेवियर होता है, हाउ दे रिस्पॉन्ड इन द चेंजिंग सिचुएशन, आप उसको समझ सको कि वो कैसे चेंज होता है। राज भाई जी भाई बोलिए। ये जो MOH वाला पोर्शन है जरा दोबारा रिपीट करना प्लीज। जी, MOH में 2,00,000 है। क्वेश्चन बोला कि इस 2,00,000 के अंदर 1,00,000 जो है वो है फिक्स्ड, 1,00,000 है वेरिएबल। तो हमने जब वेरिएबल पर कॉस्ट निकाला तो सही निकाला, लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्टार मार्क्स लिख के लिख दिया कि भाई ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, ये बेसिक जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उतना ही रह जाएगा, यानी 1,00,000 का इंफॉर्मेशन है मेरा वो उतना ही रहेगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारा प्रोडक्शन विद इन द रेंज हो रहा है। बट ये जो 1,10,000 जो है वो नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट की तरह रिस्पॉन्ड करेगा कि अगर प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो उसकी कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी। यानी कि इसका जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल एक्सेप्ट 100K ऑफ MOH। यप, ओके ठीक है। अब आ जाए, हमने आपके साथ टोटल कॉस्ट पे बात किया था, तो टोटल कॉस्ट हम लोग का क्या निकला है जी? टोटल कॉस्ट हमारा 7,05,000 आ गया। ठीक है,
अब इसमें हमारा कोई डाउट नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है। ठीक है, अब एक छोटा सा अच्छा, एक कॉस्ट बिहेवियर का एक छोटा सा सवाल करवा दूं क्या, या फिर आगे अब आगे चलूं? भाई स्टेप बाय स्टेप चले आप। जी वही नहीं। एक सवाल ये है, ये जो मिक्स्ड कॉस्ट है, तो मिक्स्ड कॉस्ट का क्या होगा? मतलब उसका कॉस्ट बिहेवियर कैसे करेंगे? मिक्स कॉस्ट में अगर दो लेवल पे आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है, तो अभी मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकालना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी जब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा तो ये मैं मिक्स्ड में से आप कितने वेरिएबल है कितने फिक्स्ड है, आई विल टेल यू, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको अभी मैं कराने वाला हूँ। तो अभी तक हमने सिर्फ कवर किया कॉस्ट का फ्रॉम ओनली वन टाइप बिहेवियर के हिसाब से, जिसमें हमने ये चारों के बारे में अभी तक पढ़ाई किया, जिसको हमने देख लिया फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप। ये चारों कॉस्ट के बारे में हमने अभी तक देखा है। ठीक है, अब आए हम सेकंड क्लासिफिकेशन को पहले एक बार समझते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज है, एलिमेंट के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो क्या क्या एलिमेंट होता है कॉस्टिंग के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो है, एक है मटेरियल है, दूसरा लेबर है, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। ठीक है, अभी हम जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लेवल पे बातें हो रही है। ठीक है, तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो मटेरियल, लेबर है, मटेरियल का, लेबर का एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। तो देखिए, तो मटेरियल एंड लेबर के बारे में बोला क्या जाता है कि दे आर आइडेंटिफिएबल इनसाइड द प्रोडक्ट, जिसको आप प्रोडक्ट के अंडर में आइडेंटिफाई कर लोगे और वो आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर बात आता है जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज गोइंग टू बी द टू टाइप्स। आपने उसको समझना है, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को बेसिकली आपको समझना है, दो लेवल पे होता है, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है फिक्स्ड, तीसरा मिक्स्ड। आपने पढ़ ही लिया, मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दोनों नेचर हो, यानी कि फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, दोनों बिहेवियर अगर उसके अंदर रहता है तो उसको मिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिसिटी का लिया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल का हमने एग्जांपल लिया था। अब आएगा जी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या क्या आइटम जनरली आते हैं। दिस इज नॉट देन एग्जॉस्टिव, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो जनरली क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो देख ले। उसके अंदर जनरली इनडायरेक्ट मटेरियल आते हैं, इनडायरेक्ट लेबर्स आते हैं, मटेरियल हैंडलिंग स्टाफ के ये चीजें आती हैं अगर वो मंथली पेरोल पे नहीं है। फैक्ट्री की यूटिलिटी आती है, जो फैक्ट्री की यूटिलिटी यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसको हम सेमी वेरिएबल के ग्रुप में भी लिखते हैं। दिस इज एक्चुअली अ सेमी वेरिएबल, बट उसको टॉप लेवल पे कह सकते हैं कि आपके फर्स्ट लेवल पे उसको हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ क्लासिफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हम एग्जांपल ले रहे हैं जी, रेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री सेट, सिक्योरिटी गार्ड, परचेजिंग स्टाफ की सैलरी। नहीं, ठीक है, उसके बाद परचेजिंग स्टाफ की सैलरी एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ की सैलरी, जो भी मंथली पेरोल वाले बंदे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या रखा था कि देखिए, अगर आपको प्राइम कॉस्ट निकालने दिया है तो प्राइम कॉस्ट में क्या आता है जी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। जब ये दोनों को आप एक साथ लिखते हैं तो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड द प्राइम कॉस्ट। क्या होता है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं जी। ये आधा डायरेक्ट कॉस्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनपुट्स होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में हम
अभी प्राइम कॉस्ट का मतलब यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी। अब आता है कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होते हैं, क्योंकि सीएमए के एग्जाम में ये सवाल बहुत बार आदमी से पूछ लेता है कि कन्वर्जन कॉस्ट बताइए क्या होता है। तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है कि मटेरियल के ऊपर जो आप एफर्ट लगाते हैं उस एफर्ट का कॉस्ट इज कॉल्ड द मटेरियल के ऊपर जो एफर्ट लगा के जब उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाते हैं तो उस एफर्ट का कॉस्ट होता है कन्वर्जन कॉस्ट। अब उसको कैसे मतलब उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो देखिए कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। दिस इज नॉट फिक्स्ड ओवरहेड, दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है जी। तो डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब सुने, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्ट लेबर जो होता है वो दोनों में आता है, प्राइम कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट दोनों के अंदर में आता है। तो अभी तक हमने आपके साथ क्या डिस्कशन किया है, अभी तक हमने आपके साथ डिस्कशन किया जी कि ये जो कॉस्ट क्लासिफिकेशंस है बेस्ड ऑन इनपुट के हिसाब से, तो मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। ओवरहेड दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स्ड हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर वेरिएबल्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने बोला था कि प्राइम कॉस्ट के अंदर में क्या आता है, एक मटेरियल आता है, दूसरा लेबर आता है। अगर कन्वर्जन है तो कन्वर्जन में क्या आएगा, एक कन्वर्जन का मतलब मटेरियल अवेलेबल था, मटेरियल के ऊपर जो एफर्ट लगा के उसको हमने कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाया, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड द कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर में क्या होता है, एक डायरेक्ट लेबर होते हैं, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है। तो हम अभी तक इस पूरे स्लाइड्स की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीजें, उसके बाद दो चीजें, प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। इज इट ओके? यस। मैं वही पर ये मैं एक सवाल है कि आपने परचेसिंग लिया है फिक्स्ड में, तो उसका क्या जस्टिफिकेशन, कैसे लिया? अरे बाबा, परचेजिंग स्टाफ का सैलरी ले लिया यार, क्या जस्टिफिकेशन क्या है, सेम है, सैलरी है, सैलरीड वाला बंदा का फिक्स्ड होता है भाई। पर उनको तो कमीशन नहीं मिलता है। कमीशन हर कंपनी में नहीं मिलता है। हम अभी जनरल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल की नहीं। और प्राइम मतलब जस्ट ओनली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट, नॉट प्राइम कॉस्ट, यस, डायरेक्ट ओनली डायरेक्ट मटेरियल, नो, मटेरियल प्लस लेबर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राइम यहाँ पे कॉस्ट और होंगे ना। प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं और कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं? अरे यही सवाल आ गया ना जी, आपसे कन्वर्जन कॉस्ट निकालने दे रहा है ना, सवाल नंबर 226। सो डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट में भी आता है और कन्वर्जन दोनों में आता है जी, बिल्कुल कन्वर्जन में भी आता है। सही पकड़ा आपने, ठीक है। तो आए, अब हम इसको लेके आपके साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरे को बताना है जी कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है और मटेरियल का प्राइस कितना है। तो ये सवाल थोड़ा एक बार आप पढ़े फिर तो मैं बता ही दूंगा। अरे ये तो उसका है यार, WIP का सवाल है, छोड़ने। वो तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का था, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, आपके तो समझ आ जाता है, भाग्य के पल्ले नहीं पड़ता जिसका नहीं समझा हुआ। हाँ ये वाला ठीक है। सब आएंगे भाई, आई विल टेक ईच एंड एवरीथिंग, कुछ मसला नहीं है। टॉपिक प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट होगी। चलो, तो कन्वर्जन कॉस्ट का सवाल
अच्छा, एक सवाल है जिसमें हमको बताना है कि मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ। कन्वर्जन कॉस्ट को लेकर बस वही तो है कि डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, वही तो है। डायरेक्ट वही है ना, तो उस पर सवाल जब तक नहीं करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होंगी जी। तो ये मैंने भेजा, आई थिंक मिला क्या आपको? पता नहीं, आपको सवाल मिला क्या? रोशन भाई को मिला होगा। जी मिला है। उस सवाल पे देखे। सर नहीं मिला। मैं स्क्रीन पे ला ले रहा, एक्चुअल में मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया है। हाँ जी, बोला हुआ है एलेक्स कंपनी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द, हमको बताना है इसमें प्राइम कॉस्ट कितना है। तो प्राइम कॉस्ट समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है इस सवाल को। चलें, अब इस सवाल को पढ़ें। देखिए हमारे पास दिया हुआ है फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, साथ में दिया हुआ है जी डायरेक्ट अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। मटेरियल परचेज कितने का हुआ, मटेरियल रिटर्न हुआ, ट्रांसपोर्ट इन हुआ, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट दिया, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दिया, और साथ में एलेक्स कंपनी अप्लाइज द फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ द 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड एनी ओवर अप्लाइड एंड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डिफाइंड इज डेफर्ड अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, यानी इसका मतलब ज्ञान है। उसके बाद बोल रहा है कि हमसे बताइए कि प्राइम कॉस्ट क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है जी, प्राइम कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहला जो सवाल है वो आता है जी, आपको रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ। कोई आदमी मेरे को बता सकता है क्या रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ? रॉ बोलिए, ओपनिंग परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? 134 134। हाँ, परचेज 189 परचेज रिटर्न नहीं आएगा। 124 क्लोजिंग आएगा भाई, सब आएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ आप लोग के कहने के हिसाब से, मैं कुछ तो लिख रहा हूँ आपके कहने के। 188 आएगा। 3 लाख आया। अच्छा, 3 लाख आया। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ना जी, परचेज रिटर्न भी लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत क्या है। राइट। और साथ में परचेज इन कॉस्ट भी यहाँ पे आता है, पता है ना। ट्रांसपोर्टेशन इन, हाँ, ट्रांसपोर्ट इन कॉस्ट। तो अब लिख लेते हैं, यहाँ पे सब चीज समझ के लिखते हैं ना। तो यहाँ 3000 लिखा हमने। रिटर्न बताएं कि रिटर्न क्लोजिंग 124 तो कितना आया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, हाँ वो भी आएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए जी। मिराज भाई क्रॉसिंग तो माइनस करना है ना, ये माइनस करना है तो माइनस कर दे रहा ना भाई। तो 201 501 सही आ रहा है क्या? 501 ही आंसर। हाँ,
अभी हमने इसमें बेसिकली क्या क्या सीखा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक एग्जाम का सवाल होता है कि आपको आरएमसी कैलकुलेट करना आना चाहिए। आरएमसी स्टैंड फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन। आरएमसी स्टैंड फॉर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आपको समझ आनी चाहिए। अगर ये समझ नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बात है आप पहले ही लेवल पे गलत कर लेंगे। तो जैसे अभी जज्बाती होके हमारे रोशन भाई ने बीच के 2-3 लाइन इग्नोर कर दिया था, तो वो वैसा नहीं करने का है। आपको एक एक लाइन पढ़ने का है। ओपनिंग, परचेज, परचेज रिटर्न, ट्रांसपोर्ट इन, क्लोजिंग, सबको लेना है। सबको लेने के बाद 201 हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया। अब जो रॉ मटेरियल वर्ड हमने पीछे लिखा था, अब उस रॉ मटेरियल का एक्चुअल मतलब क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा जी? इससे जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब सुने, अगर हम आगे आपसे अगर हम यही सवाल में बोलें कि जी कन्वर्जन कॉस्ट बताएं, तो कितना आएगा? 575। 856। फिक्स ओवरहेड के बारे में थोड़ी सी इसकी लॉजिक है, वो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं। 175 का 60% ऑफ फ्लावर 40% ऐड हो जाएगा इसमें जी। कितना होगा? 17 चौका 68 70 3,70,000। 3 लाख ये होगा 175 का 40%, तो उसमें चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड का वैल्यू हम कितना लेंगे? 180। 1,20,000 60%, 1,80,000। हाँ, इसको लेने में कोई एतराज है तो बताएं हमको। नहीं, मिराज भाई एक्चुअल लेंगे 175। 175 क्यों? एक्चुअल क्यों लेंगे? क्यों लेंगे बताइए? देखिए एक्चुअल तो क्वेश्चन में दिया है और ये दिया है कि एक्सेस इज राइट ऑफ, तो हाँ, मतलब ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड इज राइट ऑफ, तो हमको 180 मिल रहा है तो 5,000 ये हो जाएगा ओवर अप्लाइड। आपको मैं बता दूं, ये वाला जब भी सब टाइप के सवाल आए ना, लेकिन सुन ले जी, सुन ले एक मिनट मेरी बात। जब भी इस तरह के सवाल आए ना, तो आपने जो इंफॉर्मेशन यहाँ से लेना है ना, वो क्या लेना है? वो लेना है बेस, आपको दिमाग में लेके चलना है कि ये सवाल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है? इनिशियली वो प्री डिटरमाइंड रेट लेता है, फिर उसके बाद में वो ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड निकालता है, और अगर कुछ भी वेरिएशन होता है उसको वो ले जाके पीएल अकाउंट में एडजस्ट करता है। ठीक है भाई, तो ये बेसिक एजम्पशन है। ये नहीं समझा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का किसने लिखा है यहाँ पे? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सवाल पे जब उसने हमारे पास एक्चुअल का भी इंफॉर्मेशन दिया, साथ में हमसे क्या बोला कि आप हमको ये बताओ कि उसने बताया कि कंपनी क्या करता है कि फिक्स्ड ओवरहेड वो अप्लाई करता है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ पे लेना है फिक्स्ड ओवरहेड का एप्लीकेशन रेट लेना है। क्योंकि ये सवाल जो होते हैं ना, ये इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिकली सवाल होते हैं। बाद में फिर हम जाके चेक करते हैं एक्चुअल डेटा से। ठीक है, तो अभी जिस इस लेवल पे जब आपके पास एक्चुअल और साथ में अप्लाइड रहे, तो आप अप्लाइड को कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, और अभी थोड़ा आज नहीं तो कल के क्लास में आपको एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्टिंग का भी मतलब समझ आ जाएगा।
आज अगर समझाया तो ठीक, नहीं तो कल तो समझा ही दूंगा, क्योंकि इसका सब्सिक्वेंट पार्ट वही है कि आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन क्या है और वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है। तो अब जी बोलिए जी। कन्वर्जन कॉस्ट आ गया जी 480। अब आ जाए जी, अब मेरे को बताएं कि अगर इसका कॉस्ट ऑफ सेल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हम इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड, सॉरी अभी हम एक काम बच गया था मेरा बीच में का। हाँ हाँ, मैंने तो वर्क इन प्रोसेस नहीं ली है। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करना रह गया। WIP का ओपनिंग ऐड होगा, WIP का क्लोजिंग लेस होगा। अब वो एक छोटा सा काम रह गया था, क्लोजिंग माइनस होगा। तो चले, ओपनिंग कितना है जी 235,000। क्लोजिंग कितना है 251,000। 251,000। यानी कि जब आप कन्वर्जन कॉस्ट बताते रहेंगे तो आपको ये भी लेना होता है, क्योंकि ये फैक्ट्री वर्क्स ओवरहेड के साथ ये अमाउंट एडजस्ट होता है। तब आप 465 आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कॉस्ट। ठीक है, अब आ जाएं। अब हमको अगर कॉस्ट ऑफ सेल अगर बताना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है 125,000 का, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है आपका जी 117 का। अब हम इसको टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जब हम इसको बताएंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हम इसको क्या क्या बताएंगे, हम इसको बताएंगे प्राइम कॉस्ट प्लस WIP का एडजस्टमेंट प्लस दिस कितना बताएंगे जी, कितना बताएंगे जी 6,73,000 बताएंगे। इसमें ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि वो फाइनेंशियल अकाउंट में जाता है। ओके, क्या देखिए, ये ओवर अप्लाइड मेरे अंडरस्टैंडिंग से तो आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पूछ रहा है जनवरी का, और बोल रहा है कि जो भी ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड है तो वो दिसंबर में ये हो जाएगा। तो अभी तो वही मैंने बोला कि जब आप फाइनल ईयर एंड पे जब बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाइएगा ना, तो पूरे साल का ऐड कर लीजिएगा कॉस्ट, पूरे साल का एक्चुअल ऐड कीजिएगा, जो डिफरेंस होगा उसको आप इनकम स्टेटमेंट में एज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट चार्ज कर लीजिएगा। आप रियल लाइफ में कहीं भी कॉस्ट और अकाउंट साथ में नहीं किया है, इसीलिए थोड़े से मसले हैं। कॉस्ट एंड अकाउंट जब साथ में होता है तो कॉस्टिंग जो होती है वो प्रीवियस कॉस्ट को फॉलो करके बना ली जाती है। फिर जब अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स आते हैं और जब दोनों के वेरिएशंस होते हैं ना, तो वो वेरिएशंस को ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड बोलते हैं, और उसका जो भी इफेक्ट होता है ना वो हम इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट डालते हैं एज ए इनडायरेक्ट। ठीक है, और अगर क्वेश्चन चल के बोल देता है कि उसको कॉस्ट के साथ एडजस्ट करना है, तो जहां पर आप COGS डालेंगे वहां पे नीचे लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर ओवर और अंडर अप्लाइड। पर इस पॉइंट, इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन पे आपको क्या करना था, जो टेक्निकल बातें थी वो ये थी कि आपको 175 इग्नोर करना था, क्योंकि 175 एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और हम जो कॉस्टिंग में जो ये चीजें लेते हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करके लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था एक बार के लिए उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको ये सवाल जो है भेज रहा हूं, जो सवाल मैंने अभी आपसे करवाया है।
तो इस सवाल में हमने अभी क्या क्या किया वो देख लें। तो अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया है। प्राइम कॉस्ट कैसे लेते हैं, आरएमसी कैसे निकालते हैं, और साथ में आपके साथ मैंने डिस्कस किया कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ऑन दी टॉप हम लोग के पास एक सवाल आ गया था जिसके कारण हमने आपके साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी डिस्कशन कर लिया है। तो अब ये सारे अगर चीजों को अगर आप रिकैप करेंगे और थोड़ी सी रिवाइज करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करके आप रिवाइज करने वाले हैं। आपने रिवाइज करना है कि कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल और लेबर जो होता है वो आइडेंटिफिएबल विद द प्रोडक्ट्स होते हैं। ओवरहेड दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड और फिक्स्ड होते हैं, दूसरे वेरिएबल्स होते हैं। फिर बात आती है प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो प्राइम कॉस्ट निकालने का तरीका ये होता है कि आपने लेना है सबसे पहले क्या जी, आपने सबसे पहले लेना है मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे समझ में आ गया कि मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसको कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग माइनस रिटर्न करने के बाद जो नेट फिगर होगा दैट इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर उसके बाद मैंने बोला कि आपको अगर कन्वर्जन लेना है तो आपको क्या लेना है, मटेरियल प्लस फैक्ट्री ओवरहेड और WIP का जो एडजस्टमेंट रहेगा उसको आप मार लीजिएगा। तो तीनों को ऐड करके आपका कन्वर्जन निकल गया। फिर एक सवाल में मैंने आगे बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको निकालने दे दिया तो आगे आप क्या करेंगे, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट कीजिएगा और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। तो दिस व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग के एग्जाम में ये सब सवाल आते हैं और आप सवाल का साइज देख के डर जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में सब स्क्रीन पे जब आता है तो आदमी को लगता है पूरा पूरा पेज का सवाल दे दिया। अभी कोई बातें हैं दिमाग में तो बता, पूछ ले, मैं बताऊंगा फिर। सर आपने ये चीज व्हाट्सएप पे शेयर किया क्या? हाँ व्हाट्सएप पे भी डाला ना, आपको कर दूंगा अभी एक मिनट। हाँ ठीक है सर, क्योंकि मैं ऐड नहीं हूँ उसमें, इसके लिए नो प्रॉब्लम सर। नहीं वो आ जाएंगे। ठीक है सर। तो अभी तक ये अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड का वापस समझाइए। नहीं, अभी नहीं समझना है ना, अब जरूरत आएगा मैं समझाऊंगा। उसके पहले मैं आपको दोनों कॉस्टिंग के मेथड समझाऊंगा फिर समझाऊंगा। चलिए अब एक 5 मिनट का एक छोटा सा डिस्कशन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मतलब CMA का समझिए कि दिल है। वो हमेशा ये सवाल पूछता है आदमी से, समझना चाहता है कि आदमी क्या प्रोडक्ट प्राइम को समझ पाते नहीं, प्रोडक्ट को समझ पाते कि नहीं, पीरियड को समझ पा रहे कि नहीं। ये एकदम दिल है कॉस्टिंग का। तो बोलता है देखिए मैंने अपने दोनों कॉस्ट होते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये तो हो गया। साथ में हमने बोला कि देखिए एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, यानी उसके अंदर जो कॉस्ट का इनपुट्स होता है उसके हिसाब से 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं। एक कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं, दूसरे कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट जो होते हैं वो इन्वेंटरेबल्स होते हैं, जिनको हम एग्जाम्पल्स में आएगा कि व्हाट इज कॉल्ड द इन्वेंटरेबल कॉस्ट। तो आपको आराम से आंसर दे देना होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट आ गया इन्वेंटरेबल कॉस्ट, इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। दे फर्स्ट गो इनटू द प्रोडक्ट, when the product is sold that is get transfer into the income statement through the COGS। COGS का एक इंटरमीडिएट GL के थ्रू ये मूव करते हैं। पीरियड कॉस्ट क्या होता है, ये एक्सपेंस किया जाता है एज अ खर्च की तरह। दे आर नॉट कैपिटलाइज इज इन द फिनिश गुड्स, जिसको हम फिनिश गुड्स के साथ कैपिटलाइज नहीं करते यानी कि इन्वेंट्री में नहीं ले जाते। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि एक्सक्लूड किए जाते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल्स है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, और साथ में ऑफिस के या फर्नीचर के जो डेप्रिसिएशंस होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर एग्जांपल्स होते हैं। तो अब हमने बोला कि देखिए जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमने तो डिफाइन कर दिया यहाँ पे। सो
आपको समझना पड़ेगा कि पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो पीरियड कॉस्ट वो होता है जो हम फर्स्ट इन्वेंटरेबल करते हैं, इन्वेंटरी में लाते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, COGS के थ्रू इनकम स्टेटमेंट में लाते हैं। और अगर आसान शब्दों में समझ लीजिए कि प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट कॉस्ट, और पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आपके प्रोडक्ट से कोई तरह से रिलेटेड नहीं है बट आपका वो स्टिल देयर इज अ कॉस्ट, तो आप उसको पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट कर रही हैं। अब इसकी जो मेथड्स होती हैं कि इसके प्रेजेंटेशंस होते हैं वो वेरी करते हैं आपके अकाउंटिंग, आपकी कॉस्टिंग मेथोडोलॉजीज पे कि आप अगर कौन सी कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। अगर आप एब्जॉर्प्शन या मार्जिनल फॉलो करते हैं तो दोनों की मेथोडोलॉजीज पे इसके कॉस्ट वेरी करते हैं। बट टेक्निकली जो डेफिनेशन है वो यही है कि प्रोडक्ट कॉस्ट वो होता है जिसके अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड होता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा सा एग्जाम्पल्स था, तो छोटा सा डेफिनेशन था। अब इस डेफिनेशन के ऊपर एक यहाँ पे सवाल है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप पहले सवाल को समझ लें, फिर मैं आपसे, अब ये एक छोटे से सवाल है 189 को, ये मैं इसको क्लिक करके ले आ रहा। अच्छा, जो एक्सेल आपको भेजता हूं तो थोड़ा कोशिश करके उसको उसी दिन या मैक्सिमम लेटेस्ट बाय 1 डे के अंदर में उसको आप पढ़ लें, और जो भी एक्सेल पे सवाल हैं उसको खुद से करें। जरूरी नहीं है कि हम जो कर लिया है वही फाइनल है, आप खुद से करें। और अब आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब ये सवाल है जी, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, साथ में बोला एक कंपनी जो है उसने 27,700 का अनइंश्योर्ड फैक्ट्री में लॉस हो गया है। अब बताना है कि इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि प्रोडक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन कोई आदमी मेरे को बताए अपनी अंडरस्टैंडिंग से। प्रोडक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट जिस डायरेक्ट पूरा इन्वेंटरी में आए नजर आए। हाँ ठीक है, चले। तो हमारे सवाल में आपने बताना है, गाइड करना है। प्रोडक्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है 56, डायरेक्ट लेबर जी 179, लेबर 179, 100। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 154 प्लस 267, ये तो हो गई प्रोडक्ट कॉस्ट। आगे बताएं। अब आता है पीरियड कॉस्ट। 1,21,000 235 माइनस नहीं, एक इसके अंदर ये 108,400 आएगा ना इसके अंदर। अच्छा 108 आने के बाद में, अच्छा एक सेकेंड, यानी ऊपर का एक सेलिंग एक्सपेंसेस भी आएगा जी 108,400, और ये जो 27,700 का फैक्ट्री का फायर लॉस हुआ है माइनस होगा। माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस होगा। ये माइनस नहीं होगा ना, ये लॉस हो गया ना। प्लस होगा सर। लॉस ड्यू टू नॉन इंश्योरेंस। जी आंसर सही है। हाँ सही है, सी है। अभी तौहीद भाई तो ए बोल के भाग रहे थे। तौहीद भाई, तौहीद भाई क्या हुआ? ऐसे नहीं भागने से चलेगा भाई, सवाल को करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला भी वो जो एक एजम्पशन काम कर रहा है ना कि ये कर लूंगा, वो एग्जाम हॉल में टाइम नहीं मिलेगा इस सब चीज को ये करने के लिए, तो अभी कर ले तो बेहतर है यार। BCG का
बीसीजी क्या करना है उसको? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बीसीजी का पूरे पेज का कंप्यूटर स्क्रीन का सवाल आया हाँ और उसका आंसर इतना हल्का, हाँ क्वेश्चन देख के डर लग गया भाई क्या भेजा है इसने, पूरी थ्योरी पूरा ऐसे। बताइए। तो अभी हम लोग को यहां तक में मैं एक बार, स्नेहल भाई अभी आप बताओ कि अभी तक के डिस्कशन में आप अपने डाउट्स बताओ। सर थियरी का सब पता चला, एक बार रीड करूंगा तो डेफिनेटली पता चल जाएगा सर ये चीज। और अगर आपके राइट नाउ कोई डाउट नहीं है। नहीं, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो आपने चैप्टर 1 सेलेक्ट करना है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर 1 सेक्शन 1 जो भी है, और उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसकी आंसर फर्स्ट रीडिंग में समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो दिमाग नहीं लगाना, आप हमसे पूछ लेंगे कि मिराज भाई ये चीजें मेरे को बता दें। सर फिलहाल मेरे पास कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है सर। आपके पास कुछ भी नहीं है, देन मैं आपको एक पीडीएफ में हॉक के सारे क्वेश्चंस भेज दूंगा आज। ठीक है सर। ठीक है, तो Right, आप sir. तो एटलीस्ट हॉक के सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर आप 10 सवाल भी अगर आप खुद से बैठ के करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। वैसे आज के डिस्कशन में आप तकरीबन 35 सवाल कर पाइएगा, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आप 35 से 40 सवाल कर पाएंगे। बट स्टिल आई डोंट वांट टू डू ऑल द सम्स, आप फिर भी 10 सवाल तो कम से कम एक बार कर ले। और अगर वो नहीं भी करना है तो ऑन द मिनिमम साइड जितना मैं एक्सेल पे क्वेश्चन टेस्ट करके रखता हूं ना, वो सवाल आपको किसी भी सूरत में कर लेनी है। ओके, नोटेड सर। हाँ, बस ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है एज अ ब्रदर एडवाइस। रीजन ये है कि अभी चीजें छूटेंगी ना, फिर बाद में वो पाइल अप होता जाएगा। राइट सर, राइट। ठीक है। और अनीस भाई बताएं कुछ इसमें